वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स अबोर्ड। आज हम आप लोगों को बताएंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम ओम के नियम का ही एक विराट रूप है। ओम का नियम साधारण विद्युतीय परिपथ के लिए लागू होता है। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। इसलिए साइंटिस्ट किरचॉफ को दो नियम देना पड़ा और वो दोनों नियम हमारा साधारण से साधारण विद्युतीय परिपथ और जटिल से जटिल उलझा हुआ विद्युतीय परिपथ दोनों के लिए मान्य है। तो आज हम सीखेंगे किरचॉफ के दोनों नियम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं किरचॉफ के नियम। तो टॉपिक का नाम दे दीजिए किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। Kirchhoff's law। There are two laws of Kirchhoff। There are two laws of किरचॉफ। फर्स्ट लॉ पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट लॉ को पॉइंट लॉ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम और होता है जंक्शन लॉ और शॉर्ट में इसको किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को हम किरचॉफ के प्रथम नियम को 4 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ, पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ और केसीएल। अब सबके बारे में जान लेते। इसको हम लोग प्रथम नियम बोलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु नियम। पॉइंट लॉ मीन्स बिंदु नियम और जंक्शन का नियम हो गया ये जंक्शन नियम और किरचॉफ धारा नियम। किरचॉफ धारा नियम। केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ को इतने सारे नामों से जाना जाता है। एग्जाम में आपको कुछ भी नाम दे सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम बोल सकता है, बिंदु नियम बोल सकता है, किरचॉफ का बिंदु नियम लिखें या किरचॉफ के जंक्शन नियम को लिखें या किरचॉफ के धारा नियम को लिखें। एक बात को और ध्यान देने का है कि किरचॉफ और किरचॉफ हिंदी नाम दोनों का भले ही सुनने में अलग अलग हो लेकिन ये एक ही नाम है। चाहे आप किरचॉफ बोलिए या आप किरचॉफ बोलिए, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड है उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। सिर्फ हिंदी में किरचॉफ भी बोल सकते हैं और किरचॉफ भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसके लॉ को लिखते हैं। फर्स्ट लॉ, the algebraic sum of electric current meeting a point is equal to 0।
हिंदी में इसको लिखेंगे एक बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। लेकिन इसका कंडीशन है, शर्तें। क्या शर्तें हैं? कंडीशन शर्तें इसका क्या है? आने वाली धारा अर्थात इनकमिंग करंट पॉजिटिव होता है और जाने वाली धारा आउटगोइंग करंट आपका निगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये अगर पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ जो करंट आएगा, जैसे ये I1 करंट है, ये एक बिंदु की तरफ आ रहा है। एक करंट आपका इसी बिंदु की तरफ आ रहा है, इसका नाम I2 है। एक करंट और आ रहा है, इसका नाम I3 है, बिंदु की तरफ आ रहा है। लेकिन एक करंट I4 है जो बिंदु से बाहर की तरफ जा रहा है। एक करंट I5 है जो बिंदु के बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस लॉ के अनुसार से क्या होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, देखिए I4 जो है आपका बाहर जा रहा है, आउटवर्ड है, इसलिए यहाँ पे माइनस I4 करेंगे, प्लस माइनस I5 करेंगे। लेकिन रूल क्या कहता है? The algebraic sum of electric current meeting a point is equal to 0। तो हमने सारे का योग कर दिया और इसका algebraic sum किसके इक्वल हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस I4, ये प्लस माइनस माइनस I5 इक्वल टू कितना? 0। तो इस तरह से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? I4 प्लस I5। कहने का मतलब कि जो करंट यहाँ पर I1, I2 और I3 प्लस में है और ये दोनों को हम क्या किए? उधर जा करके प्लस वाला था, उधर ले जा करके हम माइनस कर दिए। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे में I1 प्लस I2 प्लस I3 और बराबर के इस तरफ लेके गए तो I4 प्लस में हो गया और I5 जो है उधर माइनस वाला उधर गया तो प्लस में हो गया। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, इसको हम हटा रहे हैं। कंडीशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन पर गौर करना है कि अगर पॉइंट के तरफ अगर करंट आता है तो वो करंट आपका पॉजिटिव होगा और पॉइंट से बाहर की तरफ जाएगा तो वो करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ टोटल आने वाली धारा जो है, कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर हो, जितना आता है उतना ही जाएगा। तो यहाँ पर हो गया टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब कुल आने वाली धारा बराबर है कुल जाने वाली धारा। कैसे बराबर है? देखिए आने वाला करंट कौन कौन सा है? I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है और जाने वाला कौन कौन है?
I4 है और प्लस में आपका I5 है। तो इस तरह से कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग पॉइंट लॉ भी बोलते हैं, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और इसमें करेंट लॉ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लागू हुआ ये करेंट के लिए लागू हुआ, इसलिए इसको आप करेंट लॉ भी बोल सकते हैं। किरचॉफ करेंट लॉ भी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए अब हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी जैसा आपको पता चला कि एक बिंदु पर आने वाली धारा, अगर सपोज दैट इस पॉइंट पर आ रहा है 5 एम्पियर की धारा और इधर से भी आ रहा है 2 एम्पियर की धारा, और इधर से इस पॉइंट पर भी आ रहा है यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा, और ये करंट जो है ये पॉइंट से बाहर की तरफ कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ाया, क्या बतलाया कि पॉइंट के तरफ आने वाली धारा धनात्मक और पॉइंट से बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक, और सभी का योगफल 0 के बराबर होता है। अपने पॉइंट रूल को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना इसी बात का कि पॉइंट रूल को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ हो गया 5 एम्पियर प्लस में, 2 एम्पियर प्लस में, 4 एम्पियर प्लस में, और ये जो आई जो आपका बाहर जा रहा है ये आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो गया 5 + 2 7 4 11 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया -i इक्वल टू -11 एम्पियर, माइनस माइनस कैंसिल, तो आई का वैल्यू 11 एम्पियर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप पॉइंट रूल पर जो है जहाँ भी पॉइंट की बात होगी हम इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और एक सवाल और देते हैं आपको एग्जाम्पल में। जैसे एक हम स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर में यहाँ से एक करंट फॉलो कर रहा है, इधर से भी आ रहा है और एक इधर से भी आना, और इसमें हमको करंट का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ से कितना जा रहा है तो 5 एम्पियर। चलिए इधर से यहाँ से 5, यहाँ हो गया आपका 8 एम्पियर, और ये हो गया आपका 15 एम्पियर, और यहाँ आपका हो गया 3 एम्पियर। तो आपको अब ये बताना है, ये डायरेक्शन है आपका फिगर का, आपको ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ आपका आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में आई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज यहाँ समझिए, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर लेते हैं। जैसे देखिए इस बिंदु पर 5 एम्पियर आ रहा है और इधर से भी ये कुछ करंट आ रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका नाम कुछ रख दीजिए, एक्स ही रख दीजिए। तो एक्स का वैल्यू आपका पहले कितना आ जाएगा, एक्स भी हमारा करंट ही है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ रहा है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर, अब प्लस यहाँ हो गया एक्स, जा कौन रहा है 8 एम्पियर, इक्वल टू कितना 0। एक्स का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 8 में 5 लेस तो -3 एम्पियर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स का मान कितना निकल गया 3 एम्पियर निकल गया। तो ये आपका हो जाता है 3 एम्पियर। इसमें इधर जो फ्लो हुआ आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अब चलिए इस पॉइंट पर आइए, इधर से बताइए, ये तो आपका मान लेते हैं ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी पॉइंट पास करते हैं। तो 4 पॉइंट ए हो गया, 4 पॉइंट ए। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट बी पॉइंट पर हम बात करते हैं, यहाँ बी पॉइंट है। अब बताइए इस पॉइंट पे कौन आ रहा है, 8 एम्पियर वाला आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है 15 एम्पियर आ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, इधर इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, चलिए इसका नाम हमने y रख दिया। तो y क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y का वैल्यू, तो सबका वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15 और 8, तो ये तो आपका 23 एम्पियर हो गया, -y इक्वल टू 0, तो -y इक्वल टू -23 एम्पियर। तो ये y का वैल्यू हो गया आपका 23 एम्पियर। तो ये वाला वैल्यू आपका 23 एम्पियर इसमें आ गया। अब बताइए पॉइंट सी में कितना फ्लो होगा। तो अब इधर तो ये तो जाने वाला करंट हो गया 4 पॉइंट सी,
4.C। अब देखिए कि C पॉइंट में कितना, ये 23 आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इसका मतलब 23 एम्पियर प्लस में और 3 एम्पियर भी प्लस में। चलिए इसका नाम हमने जेड रख दिया। तो चलिए जेड इक्वल टू जेड क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा जेड, क्योंकि जेड क्या करता है, इस पॉइंट पे सी बिंदु पर सब कोई आ रहा था, इस इधर से ई आया, इधर से 23 और इधर से 3, तो इसमें कितना फ्लो हो जाएगा वही हम निकाल लेंगे, इक्वल टू 0। बताइए कितना, 26 एम्पियर माइनस जेड इक्वल टू 0। तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस 26 एम्पियर, माइनस माइनस कैंसिल, तो जेड इक्वल टू 26 एम्पियर हो गया। तो जेड का वैल्यू आपका कितना हो गया, 26 एम्पियर। अब चलिए 4 पॉइंट डी पर बात कर लेते हैं, 4 पॉइंट डी। अब इस डी पर बताइए, तो इधर से आपका जेड का वैल्यू हो गया 26 एम्पियर, और इधर जो गया आपका कितना, ये प्लस वाला हो गया, लेकिन इधर ये क्या कर रहा है, 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, इसलिए माइनस 3 एम्पियर। अब बाद में ये आई भी क्या हो रहा है, बाहर ही तो जा रहा है, इक्वल टू सबों का योगफल कितना, 0 के बराबर। तो 26 में 3 लेस, तो कितना हो गया आपका, 26 में 3 लेस, इसका मतलब 23 एम्पियर, माइनस आई इक्वल टू 0। तो माइनस आई इक्वल टू माइनस 23 एम्पियर, तो आई का वैल्यू आपका 23 एम्पियर आपका आंसर हो जाता है। तो लास्ट में देख लीजिए कि आपका 23 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0, तो प्लस में 23 एम्पियर है, उधर जाएगा तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आई का वैल्यू जो है आपका कितना आया, 23 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए ये तो आपको बहुत हम डिटेल में बता दिए, इतना बताने का कोई ज़रूरत नहीं था, आपको हम डायरेक्ट यहाँ पर बता देते, ये सब नहीं रहता, इसका वैल्यू किसी का वैल्यू पता भी नहीं रहता, और ABCD कुछ नहीं मानते यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, कितना इजी में भी बनाइएगा। अब बताइए 5 एम्पियर यहाँ, इधर 8 जा रहा है, तो इसका स्वाभाविक मतलब है कि 3 एम्पियर होगा ये, तब तो 5 प्लस 3 मिलकर के इधर 8 जाएगा। अब बताइए यहाँ 8 है, इधर से 15 है, जाने वाला करंट कितना, तो 23 है, इधर से 23, इधर से 3, तो इसमें कितना आएगा, तो 26, और इधर 26 आ रहा है, तो 3 इधर जा रहा है, इधर कितना जाएगा, तो 23 एम्पियर जाएगा। एकदम ध्यान से सीखिए इसको, तो इस तरह से सवाल को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पर आपको हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल को यहाँ समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं KVL के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगला टॉपिक हम दे रहे हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब यहाँ पर एक बात जानना है कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हमें कैसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला चीज ये जान लीजिए, इसको लूप नियम कहा जाता है। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग नाम देते हैं लूप लॉ या लूप रूल। इसके बाद इसका तीसरा नाम जो होता है आपका, ये होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंड लॉ हमारा जाना जाता है किरचॉफ सेकेंड लॉ लूप नियम से, और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है। और एक बात को तो ध्यान ही रखना कि किरचॉफ बोले या किरचॉफ बोले, दोनों नाम सेम ही है ना। तो किरचॉफ या किरचॉफ बोल सकते हैं, इंग्लिश में सेम होता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ को यहाँ पर हम जान रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है जब भी लागू होगा
तो क्लोज्ड सर्किट में होगा। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्लोज्ड सर्किट के लिए होता है। तो इन क्लोज्ड सर्किट algebraic sum of the product of electric current and resistance is equal to net electromotive force। गौर करने की बात है, इन क्लोज्ड सर्किट algebraic sum of the product of electric current and resistance is equal to net electromotive force। तो यहाँ पर प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस बात को लिखे, बंद परिपथ में, हिंदी में नोट कर लें, बंद परिपथ में प्रतिरोध, बंद परिपथ में विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको एक बात का तो ध्यान देना पड़ेगा कि कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होना, किसमें जब भी लेंगे तो क्लोज्ड सर्किट लेंगे, और धारा और प्रतिरोध, एक बात को गौर कीजिए, यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या कहलाता है। तो ओम के नियम से आप जानते ही हैं कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन अगर क्लोज्ड सर्किट रहे, सर्किट हमारा क्लोज्ड है, और अगर क्लोज्ड सर्किट की अगर बात करें हम, जैसे हमारे सामने एक क्लोज्ड सर्किट हम तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से एक हमारा सर्किट है, और इस सर्किट में एक रेसिस्टेंस को आप यहाँ भी लगा दीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ को गौर कीजिए, ए बी सी, ये एक हमारा क्लोज्ड सर्किट है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बंद परिपथ में इन क्लोज्ड सर्किट, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो सबसे पहला चीज कि अगर इस पॉइंट पर हम बात करें, क्योंकि इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर इसी पॉइंट से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट किया ए बिंदु से, फिर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, डी से ए आया, इस बिंदु पर जो है पोटेंशियल डिफरेंट कितना होगा? तब बताइए कितना होगा। ए से चला तो वी ए, अब फिर लौट करके आ गया ए पर, तो वी ए माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन क्लोज लूप, पहले हम पोटेंशियल को समझ लें। इन क्लोज लूप ए बी सी डी ए, याद रखिएगा क्लोज्ड लूप जैसे हम तैयार करेंगे तो जहां से चलेंगे वहीं पर पहुंच जाएंगे। जैसे ए से चले, ए से स्टार्ट किए, ए बी सी डी ए, मतलब ए से चले और ए पर पहुंच गए। तो बताइए इन क्लोज्ड लूप, ए लूप मतलब ये क्या? मतलब बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट। लूप मतलब ये क्या हो गया? क्लोज मतलब घेरा, में अपने घेरे में रह जाना, क्लोज कर देना। मतलब अगर आप इतने बोलते ए बी सी डी तक बोल देते, ए बी सी डी, इसका मतलब ये खुला रह गया। लेकिन जैसा ही हम बोले ए बी सी डी ए, ए से स्टार्ट किए, ए को ही पैक कर दिए। यहाँ ए से स्टार्ट करके ए पर ही क्या कर दिए? पैक कर दिए। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड सर्किट, ये आपका हो जाता है यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट। तो इन क्लोज्ड सर्किट बोलिए या इन क्लोज्ड लूप बोलिए। तो इसमें इन क्लोज्ड लूप नाम दे दिए ए बी सी डी और ए। यहाँ पर जो है कुल पोटेंशियल जो है ये हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर टोटल पोटेंशियल जो है वो हमारा 0 के बराबर होता है। किसी पॉइंट पर अगर हम बात करें और घूम करके उसी पॉइंट पर आ जाए, मतलब जहाँ से चले, अर्थात अगर बी से चलिए, ऐसा नहीं कि हम ए से ही ले लें, बी से चलिए, बी से चले घूमते हुए फिर बी पर पहुँच गए, तो बी पर पोटेंशियल कितना हो गया? तो 0 हो जाएगा। सी से स्टार्ट कीजिए, आप फिर घूम करके सी पर आ जाइए, जैसे सी डी ए बी सी, सी से स्टार्ट करेंगे सी पर ही पहुँच गए, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए। तो अब इसी को आप पहले अच्छे ढंग से पहले नोट कर लीजिए, इसको भी बना लीजिएगा फिगर इस जगह पर। चलिए हम अब जो है एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान देंगे, और कब हम किरचॉफ का ये लॉ को जो है हम अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानें कि कैसे किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखिए हाउ टू यूज किरचॉफ लॉ। हाउ टू यूज किरचॉफ लॉ, हम किरचॉफ का नियम कैसे उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि फर्स्ट रूल में ये चीज़ का आपको ध्यान में देना पड़ेगा, फॉलो KCL लॉ। फॉलो KCL लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को तो आपको पूर्ण रूपेण से फॉलो करना है। फॉलो KCL फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम को फॉलो करना। प्रथम नियम क्या कहता है? जैसे मान लेते हैं कि एक करंट इधर आ रहा है, इधर से जा रही है, पॉइंट रूल है। अगर आई करंट यहाँ पर आती है, इस बिंदु पर आई एम्पियर की धारा यहाँ आती है, तो अब क्या कीजिएगा, और इधर जो जाता है ये आपका I1 है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? या तो इसका नाम जैसे हमने दे दिया I2 नाम दिया, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था, इसको एग्जाम्पल से भी समझिए। अगर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस बिंदु से 2 एम्पियर का धारा चला गया, तो इधर कितना जाएगा? तो इधर आपका कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर का करंट इस बिंदु पर मिल रहा है और 2 एम्पियर इधर चला गया दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना आया?
तो 3 एम्पियर आया। तो अब बताइए इसी को यहाँ समझिए, आई है यहाँ आया, I1 इधर चला गया तो I2 में कितना जाएगा, तो I माइनस I1। तो ये जो है आपका केसीएल लॉ इसको कहते हैं, और केसीएल लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो फिर से ध्यान से दीजिए, केसीएल लॉ बोले या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोले या जैक्सन लॉ बोले, ये सारा लॉ जो है एक ही है और इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो हमको किरचॉफ के लॉ को, हम करेंट लॉ को हम इसी अनुसार से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब जो है हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को तो पहले जितना सिखाए हैं उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। एक जो है आपको चूज करना है, एक लूप का निर्माण करना है, लूप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लूप। एक लूप तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड लॉ जब तक लूप क्लोज्ड सर्किट नहीं रहेगा तब तक आप सेकेंड लॉ को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुले परिपथ के लिए जो है किरचॉफ का सेकेंड लॉ मान्य नहीं है। तो चलिए एक लूप का हम यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये हो गया इस तरह से, यहाँ एक रेसिस्टेंस, इसके बाद एक यहाँ पर भी सेल लगा हुआ है और एक रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है। तो इस जगह पर आप गौर कीजिए कि हम पहले एक लूप को तैयार करते हैं, एक क्लोज लूप तैयार किए, ऐसा हमको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको एक लूप को देखना है, और लूप में क्या करना है कि एक जैसे हम या तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, क्लॉकवाइज अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल देंगे बनाने के लिए तो उस समय बहुत आसान लगेगा, इसलिए अभी थोड़ा गौर करके देखिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए कि हम लूप का निर्माण करेंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। जैसे ये रेसिस्टेंस हो गया, ये भी रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन लूप कैसे बनाएंगे, तो या तो क्लॉक, जैसे मान लेते हैं कि ये करंट को हम या तो ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज, खाली इतने समझिए कि करंट को हम घुमा दिए क्लॉकवाइज, या तो हम करंट को घुमा सकते हैं, आपका ये आज़ादी है, आप किसी भी डायरेक्शन में आप लेके चलिए, या तो करंट को घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज में, या तो क्लॉकवाइज घुमाइए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज में करंट को घुमाइए। तो एक लूप का निर्माण करना है, तो यही हमारा एक क्लोज्ड लूप है, और इसमें क्लॉकवाइज है, और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज में आपको चलना होगा। चलिए ये लूप का निर्माण आप पहले ही दोनों को भी फिगर में बना करके नोट कीजिएगा। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे जो है आपको अभी थोड़ा सा ये भास्ट लगा होगा क्लॉकवाइज, लेकिन टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि हम या तो ऐसे भी हम बना सकते हैं लूप, या तो हम ऐसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। लेकिन हम निकालने के लिए क्या जाते हैं, तो हम निकालने के लिए करंट जाते हैं, और हम पोटेंशियल निकालते हैं, रेसिस्टेंस निकालते हैं। ये सब काम करने के लिए हम लोग इसके लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इसमें जो है एक ये जैसे मान लेते हैं एक प्रतिरोध की बात अभी हम फिलहाल करना चाह रहे हैं, क्लोज सर्किट नहीं, लेकिन हम एक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, और करंट इधर से जा रहा है, ये आई एम्पियर की धारा जा रहा है। तो अब बताइए इस पॉइंट का विभवांतर और इस पॉइंट का विभवांतर सेम होगा कि अलग अलग होगा? इधर का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ लोड पड़ा हुआ है, आपका प्रतिरोध का लोड पड़ा हुआ है। तो करंट यहाँ पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी,
धारा तो हमारा आई एम्पियर का ही फ्लो होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर से आप देखिए कि इस पॉइंट पर धीरे धीरे ये क्या करेगा, पोटेंशियल को कम कर देगा। अर्थात अगर ये वाला साइड जो होगा ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया बी, तो यहाँ पर ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अब देखिए ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पर पोटेंशियल कम होगा, तो हाई पोटेंशियल यहाँ है और यहाँ है लो पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल पर, पोटेंशियल का यहाँ पर हम रूल बता रहे हैं, पोटेंशियल विभव का रूल। विभव का रूल ये कहता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा करंट का फ्लो, देखिए ध्यान से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर होगा तो वैसा करंट यानी यहाँ पर जो डेल्टा V का जो मान होगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से जा रहा है लो पोटेंशियल की तरफ, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। और यही अगर आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मतलब यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल, ऐसे भी हम जानते हैं कि अब पहले यहाँ शुरू में उच्च है और लास्ट में क्या है, निम्न, तो विभव के अंतर क्या कहता है, अब कम वाला में ना ज्यादा वाला को घटाना पड़ जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं कि ये 20 वोल्ट यहाँ पर है और यहाँ पे लो हो गया 10 वोल्ट है, अब बताइए 10 में 20 घटाइएगा तो माइनस ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर करंट फ्लो होता है तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंट निगेटिव होगा, और वही लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा तो हाई में लो घटाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट आपका पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंट आपका पॉजिटिव होगा। तो ये सब छोटे छोटे बातों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने वक्त में क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट को आप याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको सवाल बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कड़ा रूल है, लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप जरूर देखेंगे, तब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस पर आधारित सब प्रॉब्लम सब आपको कराएंगे, तब समझ में आएगा पूर्ण रूप से। तो इसको देखिए यहाँ पर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या हुआ, डेल्टा V का मान निगेटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल डेल्टा V का मान क्या, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसे भी कोई ऊंचे पद पर से है और नीचे पद पर आ गया तो उसका तो पता नहीं हुआ ना, निगेटिव में गया। कोई लाखों में है और फिर हुआ जो है उसका 10,000 का नुकसान हो गया तो माइनस ना हुआ वो, क्योंकि वह लो की तरफ गया, माइनस हो गया। लेकिन अगर लो से अगर हाई की तरफ जाता तो उसका ग्रोथ हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझें इस चीज को। तो इस तरह का हो गया। अब देखिए कि हमारा जो क्लोज्ड लूप में जो है वो क्या क्या चीज रह सकता है। तो क्लोज्ड लूप में हमारा रह सकता है सेल, सेल मीन्स बैटरी, सेल से रह सकता है। तो सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेल का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आप ये सेल लगाते हैं तो ये प्लस चार्ज और छोटा वाला को हम लोग सिंपल बोलते हैं माइनस, तो सिंपल बोलते हैं प्लस, और ये हो गया बड़ा वाला को प्लस बोलेंगे और इसको बोलेंगे माइनस। लेकिन करंट फ्लो ध्यान रखिएगा, वो जो हम बना रहे थे क्लोज लूप के अंदर में ऐसे जो बनाए क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये करंट की दिशा को आपको इंडिकेट कर रहा है कि धारा को फ्लो करा रहा है। यही है करंट का डायरेक्शन, ये बता रहा है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लाइन जो है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, और ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है। अब बताइए कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, बताइए पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। स्वाभाविक बात है, प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
यही चीज को अगर अपोजिट कर दें हम यहाँ पर, इसी तरह का हम बना रहे हैं, और इसमें जो है आपका प्लस माइनस और करंट इधर फ्लो हो। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब बताइए निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहिएगा इसको, डेल्टा V का वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा V का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों बात को आप ध्यान रखिए, करंट के लिए भी और इसके लिए भी। चलिए ये तो आपका हो गया सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। ये सेल वाला आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और डायरेक्शन अगर करंट का प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। माइनस से प्लस की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस सारे बातों को ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं आपको रेसिस्टेंस का बताने के लिए। प्रतिरोध जब लगा रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध पर काम कीजिए। अब प्रतिरोध पर क्या काम करना है, सबसे पहला ये प्रतिरोध आपका हो गया। अब बताइए करंट फ्लो इधर से हो रहा है, हाई टू लो, हाई टू लो, हाइयर टू लोअर। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, गौर कीजिए अब इस जगह पर करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर। अब बताइए कि ये किधर जा रहा है, हाई से क्या हो रहा है, लो की तरफ जा रहा है। हाई से अगर ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट का पाथ है यहाँ पर, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे हम लोग जो पाथ तैयार करते हैं वो जो घुमाने वाला जो घुमा के सर्किट में तैयार करते हैं, जैसे यहाँ रेसिस्टेंस लगा घुमा ऐसे है, तो इसका जो डायरेक्शन हुआ यहाँ पे, ये जो घूम रहा है घुमाए जो क्लॉकवाइज में, इसका जो डायरेक्शन जो हुआ इसके साथ अगर इसका करंट के साथ मैच अगर कर रहा है, एक ही दिशा में दोनों है, करंट का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ, इसको हम लोग पाथ भी कर सकते हैं, जाने का रास्ता, अगर एक ही दिशा में दोनों हो जाए तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये माइनस हो जाएगा और माइनस आई आर हो जाएगा। अगर आर वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई आर करेंगे। लेकिन यही चीज को अगर हम दूसरे तरह से देखें तो अगर आर है और डायरेक्शन ऑफ पाथ ये हो गया, डायरेक्शन ऑफ पाथ अगर ये हो जाता है तो और इसका करंट का डायरेक्शन इधर, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ पाथ मतलब लोअर से हाइयर की तरफ जा रहा है, इधर तो लोअर हो गया इधर हाइयर हो गया, तो इस बार लोअर टू हाइयर जा रहा है ना, लोअर टू हाइयर जाएगा तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट पर गौर कीजिए, और इसके बाद तब जो है हम आज आपके लिए एक सवाल लेंगे और उस सवाल को आप पहले देखिए, इसी पर आधारित एक सवाल को हम दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इस परिपथ में हम लोग सारा काम करने के लिए जाएंगे। ये 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और इस प्रतिरोध का वैल्यू 2 ओम है और इस प्रतिरोध का वैल्यू 3 ओम है। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करें। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करें। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करें। एकदम साधारण सा विद्युतीय परिपथ को हमने यहाँ पे लिया है, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 10 वोल्ट का बैटरी। तो हम देख लीजिए, ये ओम के नियम पर भी ये सवाल बन जाएगा और किरचॉफ के नियम पर भी बन जाएगा। तो जो चीज़ आप पहले जानते हैं ओम का नियम, उस पर पहले हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में और आपका विश्वास जो है किरचॉफ के नियम पे ज़्यादा बढ़े। इसलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं साधारण परिपथ के अनुसार से ओम का नियम पर लागू करके। बताइए ये दोनों 2 ओम और 3 ओम कौन सा क्रम में है, तो सीरीज कनेक्शन में है।
तो RS का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 2 ओम प्लस 3 ओम, ये टोटल कितना हो गया 5 ओम। सबसे पहला बात की ये चीज़ जान लीजिए, जब सीरीज कनेक्शन में रहे हमेशा बैटरी जो है 10 वोल्ट का जो बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या देखता है, हमेशा समतुल्य प्रतिरोध को देखता है। हम पहले भी इस तरह का सवाल आपको बताए हैं, ये हमेशा समतुल्य प्रतिरोध देखता है। अब हमको पोटेंशियल का वैल्यू मालूम है 10 वोल्ट। अब बताइए टोटल रेसिस्टेंस हमको 5 वोल्ट 5 ओम मालूम है। बताइए धारा बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर 10 और सीरीज में जो है टोटल रेसिस्टेंस कितना आया 5, तो ये कितना एम्पियर हो गया आपका 2 एम्पियर हो गया। ये आपका एक साधारण मेथड से हम निकाल दें, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो सभी में एक समान धारा ही प्रवाहित होगी, इसलिए इसके लिए तो हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बात यहाँ ये है कि हम चाहते हैं अब इसको हम सोल्व करें किरचॉफ के नियम से, और किरचॉफ के नियम से हम इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे हमको इस सवाल का आंसर हमें मिल गया है 2 एम्पियर, लेकिन इसी सवाल को हम किरचॉफ के नियम से भी सोल्व करेंगे और तब देखेंगे कितना वैल्यू आता है, क्योंकि हमको इसका नियम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जटिल सब परिपथ जो है किरचॉफ के नियम पर आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम इस जगह पर इसका करंट यानी यहाँ पर एक पाथ तैयार कर दिए, यानी इसको हमने तैयार कर लिया क्लॉकवाइज। आप इसमें कहीं से भी घुमा सकते हैं इस तरह से, चाहे आप इधर से घुमा लीजिए या आप इधर से घुमा लीजिए, जिधर से घुमाने का मन करे। ये आप इसमें लूप का निर्माण कर लीजिए, क्योंकि ये लूप रूल है। ये जो हमने जो तैयार किया इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड लूप, या इसको लूप रूल भी बोलते हैं। तो हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया। अब बताना यहाँ पर ये है करंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये बताइए यहाँ पर प्लस माइनस करंट का डायरेक्शन हमको तय करना है, किधर से किधर दे। हम इधर से भी दे सकते, इधर से भी दे सकते, तय करना हमको काम है। तो अगर मैं बतला दूँ कि इधर से ही करंट फ्लो कर रहा है, इधर से पॉजिटिव है, इधर से दे दिए, इधर से फ्लो कर रहा है, ऐसे करके आ रहा है, इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है। कहाँ अब गौर करना यहाँ पर ये है कि इस जगह पर दोनों लॉ को फॉलो करना है। एक तो आपका जो है सेल लगा हुआ है और एक आपका रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है। सेल भी लगा हुआ है और रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो चलिए लूप लॉ को हम लागू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते A B C D A। तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं इनक्लोज्ड लूप आपका नाम हो गया इसका क्या A B C D और लास्ट में हम कर देंगे A, क्योंकि पैक करना जरूरी है। जहाँ से स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पर उसको पैक करना बहुत जरूरी है। A B C D A, इसलिए यहाँ से A से स्टार्ट किए, पैक भी हमको A पर ही जा करके कर देना है, क्लोज कर देना है। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये खुला रहेगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या कहता है किसी एक बिंदु पर जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर बंद कर दिए, तो A पर पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंट ए पॉइंट पर, ए से स्टार्ट किए ए पर आया तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसी एक बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंट कितना 0। हम कहेंगे कि हम एक जगह खड़े रह जाएं और हम बोले कि हमारा विस्थापन कितना हुआ, तो हम ना तो गए और ना तो कहीं से आए, तो विस्थापन मेरा कितना, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है कि ए बिंदु से चला और ए बिंदु पर आकर के रुक गया। अब पूछता है पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, तो VA माइनस VA बराबर 0। वही बात है यहाँ पर। चलिए अब जो है पहले सेल में हम देखते हैं और यहाँ पर जो है रूल का पालन करते हैं। तो सेल के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि अगर प्लस से माइनस की तरफ धारा बहता हो, प्लस से माइनस की तरफ हो, देखिए यहाँ पे करंट देखिए किधर है, अभी तो यहाँ पर आपको नहीं, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ हो तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंट माइनस में आएगा। लेकिन अगर माइनस से प्लस में हो
माइनस से प्लस की ओर हो तो वो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। अभी जस्ट हमने बताया है कि अगर ये ऐसा होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो प्लस से माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब डेल्टा भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, यहाँ पर जैसा देखिए, अब देखिए क्लोज लूप का कमाल, ये घुमा ऐसे, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से घूम रहा है तो माइनस से प्लस की तरफ गया। अब देखिए ये लूप को ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस की तरफ गया तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए 10 वोल्ट ये आपका पॉजिटिव हो गया, 10 वोल्ट आपका किस में चला गया, प्लस में चला गया। लेकिन हमने क्या पढ़ाया था कि अगर प्रतिरोध, अब आइए यहाँ पर, ये तो ये इसका बात था। इसके बाद हम आते हैं, चलते हैं प्रतिरोध के पास। डीसी के पास प्रतिरोध है, एक तो 10 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसका डायरेक्शन, क्लोज लूप का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब इधर हाई है इधर लो है। जब प्रतिरोध में हाई से लो की तरफ, प्रतिरोध में अगर हाई से लो की तरफ अगर करंट का फ्लो हो तो वो विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऐसे में आपका करंट तो आपको पता ही नहीं है कि करंट आपका कितना है। तो मान लीजिए इसमें करंट I एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। चलिए यहाँ पर प्रतिरोध, धारा गुना प्रतिरोध क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। तो 2 गुना I हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं 3 के पास पहुँचते हैं। 3 के पास भी वही बात है, इधर का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बोथ आर सेम डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3I इक्वल टू कितना, टोटल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया 10 वोल्ट माइनस 2I माइनस 3I इक्वल टू 0। सेम चीज लिख दिए, 10 वोल्ट माइनस 5I इक्वल टू 0। तो 5I माइनस 5I इक्वल टू 10। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पहले 10 था प्लस में, इधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 10/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। और इस तरह से I का वैल्यू 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाता है क्लोज लूप में। ये आपको अभी थोड़ा सा कठिन लगा होगा, हम इस पर आधारित बहुत सारा सवाल आपको देंगे और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है 100% तब तक ये सवाल आपका जारी रहेगा। थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।